4th स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कविता का कमाल क्लास 4th की हिंदी कबीर क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लस अगर इसमें कोई गलती है या समझ नहीं आ रहा तब भी आप इसमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत पुरानी बात है, मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गाँव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे, उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूदने में ही समय बिता देता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती, जा तू कुछ पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा। वह है गहरी सोच में डूबा कि कैसे पैसे कमाऊं। अचानक उसे ठिठोरा पीटने की आवाज़ आई। ठिठोरा नहीं है, ढिंढोरा पीटने की आवाज़ आई। सुनो सुनो सुनो, दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 रुपया पुरस्कार में मिलेगी। मदन चौकन्ना हो गया। 100 रुपया, यह तो बना बनाया अवसर है। वह सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची ना थी, क्या सुनाऊंगा। वहाँ पहुंचकर उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजे से ज़मीन खोदने में लगा। मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली, खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसने दोहराते हुए वह एक तालाब के पास गुजरा। वहाँ एक भैंस पानी पी रही थी। मदन बोल पड़ा, ससुर का पीवत है। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। इतने में उसे पेड़ की एक डाली पे चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। पक्षियों के बीच से वह सिर हिलाकर इधर उधर झांक रही थी। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकला, ताक झांक का खोजत है। 3 पंक्तियों को रटते हुए वह चलता गया। रटते रटते उसने अपने आप एक और पंक्ति सूझी, हम जानत का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। कितनी आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था। तभी उसे सर की आवाज़ सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा है। उसने आगे की पंक्ति भी तैयार कर ली, शरक शरक कहाँ भागत है। जानत को देखते ही, जानत हो हम देखते हो, हमसे ना बच सकते हैं। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चित था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं, उस आदमी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा, बस ये राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन? शाह उत्तर मिला, धन्नू शाह। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। धन्नू शाह, भाई धन्नू शाह, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई, खुदुर खुदुर का खोदत है, शुरू का पीवत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, शरक शरक का भागत है, जानता हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकते हैं। वो भाई धन्नू शाह। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविताएं सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का? पर किसी ने यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में आई। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो चुकी थी। मदन की कविता उसके सता रही थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता को दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बूझ पाएंगे। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उसमें से एक चोर वही धन्नू शाह था जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज़ में जब राजा शाह बोलते जा रहे थे तो खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो वे चौंक कर रुक गए। क्या किसी ने देख लिया है उन्हें? डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा।
अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए वे पानी लाए। धन्नू-सा ने उठकर एक आधा घूंट निगला। तभी राजा साहब बोले, शुशुर शुशुर का पीवत है, चोरों को काटो तो खून नहीं, चारों को काटो तो खून नहीं। सहमकद इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा। राजा ने फिर कहा, ताक झांका खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भागा जाए। वे दबे पैर बाहर सरकने लगे, पर राजा की फिर आवाज आई, सरक सरक का भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच शकत है। धन्नू शाह भाई धन्नू शाह। धन्नू शाह की तो सांस वहीं की वहीं रुक गई। उसने सोचा, अब कोई चारा नहीं है, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं है, आपका खजाना सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लूटते लूटते बचा है। मदन को बुलाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से मालामाल कर दिया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास अपनी और अपनी माँ के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था। क्या आपको कहानी सुनाना पसंद है? अपने उत्तर का कारण बताइए। हाँ, मुझे कथा कहानी सुनना और सुनाना पसंद है, क्योंकि कहानियों में हमें नई नई बातें सीखने को मिलती हैं, हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है और हमारा मनोरंजन भी। इस लोक कथा का सबसे रोचक हिस्सा कौन सा है, क्यों? इस लोक कथा का सबसे रोचक हिस्सा वह है जब रात में राजा अपने छज्जे पे खड़े होकर मदन की कविता दोहरा रहे होते हैं और चोर समझते कि राजा उन्हें देख रहा है और मन की बात जान गया है। यह दृश्य बहुत ही मज़ेदार और हास्यास्पद था। हास्यास्पद का मतलब क्या होता है? हंसने वाला। राजा का खजाना मदन की कविता के कारण बचा, या राजा के कारण जो कविता को जोर जोर से बोल रहे थे। राजा का खजाना मदन की कविता और राजा के सही समय पर उसे जोर जोर से बोलने, दोनों के अनोखे सहयोग के कारण बचा। यदि मदन ने यह कविता ना रची होती तो राजा उसे ना बोलते, और यदि राजा रात में उसे ना दोहराते तो चोर नहीं पकड़े जाते। राजमहल में मदन ने अपनी कविता सुनाई तो सुनने वाले एक दूसरे का मुंह क्यों ताकने लगे? सुनने वाले एक दूसरे का मुंह इसलिए ताकने लगे क्योंकि मदन की कविता बहुत ही विचित्र यानी कि स्पेशल थी और किसी को भी उसका सही अर्थ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन राजा के सामने कोई खुद को मूर्ख नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए सब शांत रहे। आप इस कहानी का कोई और शीर्षक सुझाइए तथा बताइए कि शीर्षक क्यों देना चाहते हैं। इस कहानी का अन्य उपयुक्त शीर्षक चतुर मदन और अनोखी कविता या बिना समझे मिला इनाम हो सकता है। चतुर मदन इसलिए क्योंकि मदन ने अपनी सूझबूझ से रास्ते में घटित घटनाओं से ही कविता बना ली थी। उपयुक्त शब्द का चयन कर पूरा वाक्य बनाइए। शुशुर सुरसुर का पीवत है, खुदुर खुदुर का खोदत है। आप कौन हैं साहब? उत्तर मिला, धन्नू शाह। कविता की पंक्तियों का सही क्रम क्या होगा? खुदुर खुदुर का खोदत है, शुशुर शुशुर का पीवत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, शरक शरक का भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच पाएंगे। धन्नू शाह भाई धन्नू शाह। सोचिए और लिखिए। अब मैं तुझे और बिठाकर नहीं खिला सकती। मदन की माँ ने ऐसा क्यों कहा? मदन की माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे बहुत गरीब थे और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। मदन दिन भर काम धंधा करने के बजाय खेल कूद में समय गंवा देता था, इसलिए माँ ने परेशान होकर उसे पैसे कमाने के लिए कहा। जब मदन ने महल का रास्ता पूछा तो धन्नू शाह ने ऐसा क्यों कहा कि अगर वह नहीं जानता तो कौन जानेगा। धन्नू शाह अवसर राजमहल में चोरी करने की योजना बना रहा था और महल में आता जाता था, इसलिए उसने ऐसा कहा क्योंकि वह महल के रास्ते से पूरी तरह वाकिफ यानी कि जानकारी थी।
कहानी में मदन की कविता को विचित्र कहा गया। क्या आपको भी ऐसा लगता है, ऐसा ही लगता है? कारण बताइए। हाँ, मदन की कविता सचमुच विचित्र थी, क्योंकि उसमें कोई खास तुकबंदी या गहरा भाव नहीं था। उसमें केवल रास्ते में जानवरों और व्यक्ति को देखकर बोले गए आम वाक्य को जोड़ दिया गया था। राजा को मदन की कविता पहेली जैसी लगी। आपको यह कविता कैसी लगी? हमें ये कविता बहुत ही मनोरंजक, मज़ेदार, हास्यप्रद लगी। भले ही इसका कोई गहरा अर्थ नहीं था, लेकिन इसने कहानी में बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया था। सुसुर सुसुर का पीबत है पंक्ति में पीने के साथ साथ सुसुर शब्द का ही प्रयोग क्यों किया गया है? जब भैंस तालाब से पानी पी रही थी तो पानी पीने से एक खास तरह की आवाज़ निकल रही थी। उस आवाज़ को व्यक्त करने के लिए मदन ने सुसुर शब्द प्रयोग किया। 100 अशर्फियों से आप क्या समझते हैं? 100 अशर्फियों का अर्थ है 100 सोने के सिक्के। पुराने समय में अशर्फियाँ राजा महाराजाओं के काल में मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। सरक सरक कहाँ भागत है मैं सरक सरक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क्यों? सरक सरक शब्द सांप के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि सांप पैरों के बिना जमीन पर घिसटकर या रेंगकर चलता है। चलने के समय सरकने की ध्वनि व गति आती है। अब कोई चारा नहीं है, बस महाराजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ, ऐसा धन्नू शाह ने क्यों सोचा? धन्नू शाह ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि जब राजा छज्जे से कविता की पंक्ति बोल रहे थे तो धन्नू शाह को लगा कि राजा उसकी एक गतिविधि को देख रहे हैं और उसका नाम ले रहे हैं। उसे लगा कि वह पकड़ा गया और अब राजा से बचने का एकमात्र तरीका राजा से क्षमा यानी कि माफ़ी मांग लेना है। यदि मदन रोजगार की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता तो क्या होता? यदि मदन घर से बाहर नहीं निकलता तो वह और उसकी माँ हमेशा गरीबी में जीवन व्यतीत करते हुए ना तो कविता बना पाता, ना ही राजमहल पहुँचता और ना ही राजा का खजाना लूटने से बचा पाता। राजा के खजाने से खर्च करने हेतु प्रस्तावित तालिका, माँ के लिए कपड़े खरीदना, उन्हें आरामदायक और नए वस्त्र दिलाना आवश्यक है। कुछ रुपए बैंक में जमा करना, भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत करना बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा और एक पक्का घर बनाना, रहने के लिए सुरक्षित स्थान मिलेगा। कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करना जिससे नियमित कमाई हो सके, ज़रूरतमंद व गरीबों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना एक नेक कार्य है। मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग देखिए। मन में लड्डू फूटना, मन ही मन बहुत खुश होना, उम्मीद जागना। वाक्य क्या है? परीक्षा में प्रथम आने की खबर सुनते ही रोहन के मन में लड्डू फूटने लगे। मुँह ताकना, आश्चर्यचकित होकर या एक दूसरे की तरफ देखना। वाक्य, जब अध्यापक ने कठिन प्रश्न पूछा तो पूरी कक्षा एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। विराम चिन्ह का उपयोग किए। विराम चिन्ह का मतलब होता है ऐसे चिन्ह जिनसे हम क्या है वाक्य में ठहराव लाते हैं। क्या ताक झाँक कर रहे हो? तो क्या पहले आया है तो इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ इस तरीके का होता है, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे वाह, ये क्या है हमारा? ये वाला जो चिन्ह है इसका मतलब होता है विस्मय बोधक चिन्ह, यानी कि ये बताता है हमारे आश्चर्य की बातों को, या हम ये कह लें कि विस्मय को बताता है, जिसमें हम सरप्राइज़ करते हैं। क्या चौका मारा? देखो यहाँ से देखना, वाह क्या चौका मारा। यहाँ पे भी तो क्वेश्चन मार्क है। देखो यहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, क्या लिखा है। तो क्या के बाद क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है? आइए के बाद कॉमा दिया है। राजा से मिलवाता हूँ। दादी देखते ही बोली, कहाँ जा रहे हो? देखो कहाँ के साथ हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया है। 10 मीटर ऊंचे खजूर के पेड़ पर बंदर चढ़ता है। वह दिन में 5 मीटर चढ़ता है और रात में 4 मीटर। वह चोटी पे कितने दिनों में चढ़ जाएगा? अब 10 मीटर में चढ़ा है, दिन में चढ़ेगा, कितने दिनों में चढ़ जाएगा? 10 मीटर 5 मीटर। दिन में कितना चढ़ेगा? वह दिन में 5 मीटर चढ़ता है और रात में कितने मीटर चढ़ता है? देखो 6 दिन में। कैसे होगा? बंदर एक दिन में वास्तविक बढ़ता है। क्या है? बंदर एक दिन में वास्तविक बढ़त बनाता है। इसमें से माइनस करेंगे तो एक क्या है, एक दिन वो इतना ही तो चढ़ेगा। 5 दिन में 5 मीटर चढ़ेगा। ठीक है, फिर उस छठे दिन वह स्वयं 5 मीटर चढ़ेगा, जो लास्ट वाला दिन है। आराम से देखना। देखो ये पेड़ है, ठीक है,
दिन में कितना चढ़ा 5 मीटर, रात में 4 मीटर, गिर गया तो 1 मीटर ही तो चढ़ा। ठीक है, ऐसे वो लगातार 5 दिन चढ़ेगा तो कितना होगा 5 मीटर। ठीक है, और लास्ट में जब 5 मीटर चढ़ेगा ना तो यहाँ पर रात ख़त्म हो चुकी होगी। फिर वो रात सुबह में जब 5 मीटर चढ़ेगा तो 5 और ये टोटल कितने हो जाएंगे 5 यहाँ पर और 5 कितना हो जाएगा 10, तो 6 दिन लगेंगे उससे। कितने दिन लगेंगे 6 दिन।